पंख होने से कुछ नहीं होता, अरे पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होनी चाहिए। चलिए हम और आप, हम सभी लोग आज की इस बसंत भरी महफिल को दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास में मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश को सजाने चलते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम है मान्यखेत का राष्ट्रकूट वंश। इसके पिछले पार्ट में हम लोग जाने थे मान्यखेत के राष्ट्रकूट, यानी पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि मान्यखेत वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहाँ जन्म उनका हुआ था, कैसे वो पैदा हुए थे और कैसे संसार में आए थे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मान्यखेत वंश यानी मान्यखेत जो कर्नाटक में स्थित था उस समय, उनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में और उनका प्राथमिक प्रथम शासक कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर अब जो मान्यखेत वंश है इसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानने के लिए। मान्यखेत वंश का सबसे पहला शासक जो था वह दंत वर्मा था, जो 650 से 670 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसकी देहांत हो गई। इसके बाद आया इंद्रप्रस्थक राज। इंद्रप्रस्थक राज भी जो इसका दंती वर्मा का पुत्र था, यह भी ज्यादा वर्षों तक नहीं शासन किया, बस 670 से 690 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका भी देहांत हो गया। ये जितने भी राजा हैं बहुत कम वर्षों तक ही शासन किए। फिर इसके बाद आता है इंद्रप्रस्थक राज के बाद गोविंद राज। गोविंद राज इंद्रप्रस्थक राज का बेटा था, पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी मतलब कि जिस राजा के बाद उसका पुत्र होता है, यानी पहले ई हुआ इसका उत्तराधिकारी ई हुआ, यानी जो विरासत में गद्दी मिलती है उसको कहते हैं कि इसका उत्तराधिकारी है। तो गोविंद राज जो था यह 690 से 700 ईस्वी तक यह शासन किया, यानी बहुत कम वर्षों तक। फिर इसके बाद गोविंद राज के बाद इसका पुत्र हुआ कर्कराज। कर्कराज भी बहुत कम वर्षों तक शासन किया, उसका भी देहांत हो गया। लेकिन इसके 3 पुत्र थे, इंद्र, कृष्ण और नंद। इन तीनों पुत्रों में सबसे शक्तिशाली शासक जो था वह इंद्र था। वही इसके बाद कर्कराज के बाद राष्ट्रकूट वंश की गद्दी पर बैठा और वह शासन किया। इसका सामंत था जो इसका समय का जो राजा था पुलकेशिन द्वितीय था, चालुक्य नरेश। अब आता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन करता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ तक शासन करने के बाद कुछ वर्षों तक, यानी लगभग 50 वर्षों तक, 60 वर्षों तक यह वंश के इस वंश के किसी भी राजा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने के लिए दंती दुर्ग सामने आता है। तो दंती दुर्ग जो आता है यह 700 ईस्वी के आसपास दंती दुर्ग की स्थापना करता है कर्नाटक में। तो इसके बारे में जो प्रथम शासक यही होता है राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग। तो इसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, उपलब्धियों के बारे में इसकी जो जानकारी मिलती है वह 2 लेखों, पहला दशावतार जो 742 ईस्वी में मिला था और दूसरा समनगढ़ का लेख जो 753 ईस्वी मिला था। ये दोनों ही लेख दशावतार और समनगढ़ का लेख कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद जो विद्वान है अलसेकर, इनका विचार यह है कि अपने जो दंती दुर्ग था, अपने स्वामी की आज्ञा से गुजरात के चालुक्यों जनाश्रय पुलकेशिन की ओर से अरबों से युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया। जब उन्हें पराजित कर दिया यह दंती दुर्ग, तब उस विजय से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने पृथ्वी बल्लभ तथा खड़वा लोक की उपाधि से दंती दुर्ग को सम्मानित किया।
अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि विक्रमादित्य कौन था? विक्रमादित्य उज्जैन का एक राजा था, उज्जैन का एक शासक था। और उज्जैन कहाँ है? यह भारत के मध्य प्रदेश का एक जिला है। यहाँ पर एक शब्द आया है कि पृथ्वी बल्लभ। पृथ्वी बल्लभ मतलब क्या होता है कि पृथ्वी मतलब पृथ्वी बल्लभ मतलब राजा या मालिक, यानी कल कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पृथ्वी का राजा या मालिक। और खड़वा लोक जो है यह खड़वा लोक जो है यह मध्य प्रदेश के नामड़ जिला का एक भाग है, एक क्षेत्र है। वहां से यह दंती दुर्ग खड़वा लोक पर अधिकार कर लिया था, इसलिए इसको खड़वा लोक से विक्रमादित्य ने सम्मानित किया। तब इसके बाद कई वर्षों तक युद्ध चला और नंदीपुरी के गुर्जरों, नंदीपुरी मतलब गुजरात में नंदीपुरी है, गुर्जरों एवं नवसारी के चालुक्यों को पराजित किया। नवसारी भी गुजरात में ही स्थित है, ये दोनों ही गुजरात में है। नवसारी के चालुक्यों को पराजित किया। तब इसके कई वर्षों बाद कई युद्ध और भी इसने लड़े और इसने एक ऐसी उपाधि धारण की जिससे यह पता चलता है कि यह स्वतंत्र सम्राट शासक था, यानी यह किसी के अधीन यानी किसी के अंतर्गत रहकर शासन करने वाला शासक नहीं था। वह उपाधि है महाराजा ध्यास परमेश्वर परम भट्टारक। जब कोई राजा या शासक यह उपाधि धारण कर ले तो यह समझेगा कि यह स्वतंत्र शासक है, यानी किसी के अधीन शासन करने वाला शासक नहीं था। फिर इसके बाद आता है यह 754 ईस्वी में सतारा में इसने एक ग्राम को दान में दिया और लगभग 756 ईस्वी तक दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट के साम्राज्य पर शासन किया। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन चालुक्यों के साम्राज्य को पूरी तरह से नहीं समाप्त कर पाया था। चालुक्यों को साम्राज्य के पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाया। राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वह कौन था? दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग के संस्थापक था। इसकी मृत्यु भी हो गई 756 ईस्वी में, लेकिन इसकी एक भी पुत्र नहीं हुए। जब एक भी इसके पुत्र नहीं हुए तब इसके बाद इस वंश का जो राजा हुआ वह इसका चाचा कृष्ण प्रथम हुआ 756 ईस्वी में। जब इसका राजा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ तो यह भी दंती दुर्ग के ही तरह साम्राज्यवादी था, शक्तिशाली था, पराक्रमी था, बलशाली था। तो जब यह गद्दी पर बैठा कृष्ण प्रथम, तब इसके एक भतीजे ने, जो उस समय गुजरात के लाट प्रदेश पर शासन कर रहा था कर्क द्वितीय के नाम से, उसने एक संगठन बनाकर इसके राज्य पर, कृष्ण प्रथम के राज्य पर विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद नतीजा यह निकला कि कृष्ण प्रथम और कर्क द्वितीय दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण प्रथम द्वारा दंती दुर्ग नहीं कर्क द्वितीय पराजित हो गया। पराजित होने के बाद विक्रम तथा सूरत पत्र, जितने भी पत्र अष्टम लेख होते हैं, शिलालेख होते हैं, ये सभी किसी न किसी नाम, स्थान, जगह के नाम पर ही रखे होते हैं। तो यह विक्रम तथा सूरत लेख है, यह गुजरात से प्राप्त हुई, गुजरात सूरत में है। विक्रम सूरत पत्र से पता चलता है कि राहत को पराजित कर राजा विराट परमेश्वर की उपाधि कृष्ण प्रथम ने धारण किया था। राहत एक शासक है जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। इसको पराजित कर राहत को कृष्ण प्रथम ने राजा विराज परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। राजधानी उपाधि परमेश्वर करने के बाद बादामी के चालुक्य वंश का विनाश इसने किया। क्यों किया? इन सबको विनाश
इन सबको पराजित करने का कृष्ण प्रथम का उद्देश्य क्या था? क्योंकि जो संगठन बनाया था कर्क द्वितीय ने, उन सब यह जो संगठन बनाया था उसमें यह सब इस वंश के राजा जो थे यह सब इसमें भागीदारी लिए थे, यानी उस संगठन में यह भी शामिल थे। इसलिए इनको भी कृष्ण प्रथम का उद्देश्य हो गया पराजित करना। तो सबसे पहले कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्य वंश का विनाश किया। बादामी के चालुक्य वंश का शासक उस समय कौन था? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन जो शासक था 760 ईस्वी में इसकी शक्ति का विनाश किया। विनाश करने के बाद रावणपुर अभिलेख से पता चलता है कि कर्नाटक के ऊपर कृष्ण प्रथम ने अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद सटफुल नामक सामंत शिलाहार वंश का संस्थापक था, उसको दे दिया या उस पर राज करने के लिए। सटफुल सामंत मतलब यह होता है कि जब कोई शासक किसी राजा के अधीन यानी उसके अंतर्गत होकर यानी उसके अंडर काम करता है तो उसको कहते हैं स्वतंत्र। सटफुल सामंत राजा के ही तरह स्वतंत्र, राजा की तरह शासक करता है, यानी वो भी राजा होता है लेकिन वो किसी दूसरे राजा के ही अधीन स्वतंत्र होकर शासक करता है तो उसको सामंत कहते हैं। तो फिर इसके बाद शिलाहार वंश की संस्थापना सटफुल नामक सामंत ने किया था। इसके बाद कृष्ण प्रथम ने गंगवंश के विरुद्ध सफलता प्राप्त किया, यानी गंगवंश जो कर्नाटक के बेंगलुरु, राजधानी बेंगलुरु है, जो बेंगलुरु के मैसूर में गंगवंश के शासक स्त्री पुरुष पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया, जो आजकल मन्नपुर, बेंगलुरु का मन्नपुर के नाम से जाना जाता है। मैसूर पहले मैसूर नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसको पराजित करने के बाद कृष्ण प्रथम बढ़ा अपने एक और विरोधी को पराजित करने, जो वेंगी के चालुक्य राज्य पर अधिकार शासन कर रहा था। कृष्ण प्रथम के बड़े पुत्र युवराज गोविंद को वहां पर भेजा गया। वेंगी के चालुक्य वंश के शासक को पराजित करने के लिए कृष्ण प्रथम ने अपने सबसे बड़े पुत्र गोविंद को पराजित करने के लिए भेजा। तो उस समय वहां पर जो वेंगी के चालुक्य वंश का शासन कर रहा था वह शासक था विष्णुवर्धन चतुर्थ को पर आक्रमण गोविंद ने किया। तो आक्रमण करने के बाद गोविंद ने उसे पराजित भी कर दिया। पराजित करने के बाद विष्णुवर्धन ने अपनी हार मान ली और उसके अधीन वह हो गया। अधीन होने के बाद विष्णुवर्धन ने क्या किया कि वह अपनी पुत्री शिलभट्टारिका का विवाह गोविंद के छोटे भाई ध्रुव के साथ कर दिया, और ध्रुव के साथ करने के बाद उनका संबंध इससे बन गया तो इसका शक्तिशाली राज्य और भी बढ़ गया, इसका साम्राज्य और भी बढ़ गया। तो इस प्रकार यह जो कृष्ण प्रथम था यह बहुत बड़े साम्राज्य का भूभाग का स्वामी बन बैठा। इसने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यह जो कृष्ण प्रथम है, जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध एलोरा गुफा है, उसका भी निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। जो प्राचीन काल में एलोरा, आजकल तो ये एलोरा कहा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसे वेलूर, ऐतिहासिक नाम है इसका, वेलूर के नाम से जाना जाता था। यहीं पर हम आज की अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।